हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 13 अक्टूबर को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो रिसेंटली जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस किए हैं मेडिसिन में और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उन उन नोबेल प्राइज़ के विनर्स के बारे में बात करेंगे और किस लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया, ये सारे एस्पेक्ट समझेंगे। जो दो कंसेप्ट समझेंगे वो है माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी और दूसरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और प्रोटीन के फंक्शंस वगैरह, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है वाइज माइक्रो आरएनए डिस्कवरी ऑफ बिग लीप, और जो सेकंड आर्टिकल है हाउ विल टेक रीशेप प्रोटीन स्टडीज़, ये एस्पेक्ट कवर करेंगे। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा टफ भी हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाइज माइक्रो आरएनए डिस्कवरी ऑफ बिग लीप। आर्टिकल द हिंदू में आया है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीलिंग है, गट फीलिंग है कि 25 में आपको माइक्रो आरएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। mRNA के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, साइलेंसिंग आरएनए के ऊपर भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, और miRNA पे भी आपको क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। थोड़ा सा कंसेप्ट डिफ़िकल्ट होगा, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट देख लेते हैं पहले तो। क्यों न्यूज़ में द नोबल कमिटी अनाउंस्ड ऑन October 7 दैट द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी वुड बी शेयर्ड बाय विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकून for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation, thereby unlocking a secret on how different types of cell developed. So recently जो नोबल कमेटी है उन्होंने नोबल प्राइज़ अनाउंस किया है 2024 के लिए। जो मेडिसिन का नोबल प्राइज़ है वो किस किस को मिला है? विक्टर एम्ब्रोस को एंड गैरी रुवकून को। नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना होगा। स्टेट PCS में पूछा जा सकता है। यूपी आ रहा है, बिहार आ रहा है, बिहार में 2000 पोस्ट आ रही है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए, और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। सो इन एग्ज़ाम्स में आपको डायरेक्टली ये नाम पूछ लिया जाएगा। या फिर किस लिए जो है इस बार आपको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है, किसकी डिस्कवरी के लिए, तो वो भी पूछा जा सकता है। किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, miRNA, ये आपको याद रखना है। इतना भी अगर आप याद रख लेते हैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम का तो काम हो ही जाएगा। सो ये नोबल कमेटी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया, इसलिए माइक्रो आरएनए न्यूज़ में है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ माइक्रो आरएनए। द ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पजल दैट ह्यूमन्स आर स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स पजल है यार। हमारी बॉडी की जो मैकेनिज़्म है हम उसी को समझने में लगे हुए हैं, और अभी तक ये गुत्थी सॉल्व नहीं हो पा रही है। और एक भी अगर पज़ल सॉल्व हो जाता है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे जैसे कि माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी भी एक इसी तरह का पज़ल था, और उसे भी अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो अवार्ड है इस साल नोबेल प्राइज़ विनर एम्ब्रोस एंड रुवकून को दिया गया है कुछ पज़ल को सॉल्व करने के लिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पज़ल को सॉल्व करने के लिए, जिसके थ्रू हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसकी मैकेनिज़्म को अब हम और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। कंसिडर दिस, every cell in the body contains same chromosome, so every cell contains exactly the same set of genes and presumably the same instruction. So अगर हम बात करें हमारी बॉडी कैसे बनती है, सेल्स के थ्रू। ये बेसिक यूनिट होता है। अगर एन सेल का हम यूज़ करें तो उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन आपको अलग अलग ऑर्गन के नाम्स पता हैं, और कंप्लीट ऑर्गन से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। चीज़ें क्लियर है? सो अगर हम ह्यूमन बॉडी से रिवर्स जाएं तो ऑर्गन में जाएंगे, ऑर्गन टिश्यू में, टिश्यू से सेल में। लेकिन सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल जो है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ऑब्वियसली सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। अब इस क्रोमोसोम में
डीएनए और आरएनए मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसमें सभी सेल में सेम जीन्स होते हैं। जब सभी सेल में सेम जीन्स हो रहे हैं तो आपके जो ऑर्गन बन रहे हैं वो सारे के सारे अलग क्यों बन रहे हैं? और डिफरेंट सेल टाइप्स की डिफरेंट और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, ये कॉनन्ड्रम को सॉल्व किसने किया है? एम्ब्रोज एंड रूवकुन ने। उनके कारण ही ये कॉनन्ड्रम सॉल्व हो पाया है। देयर डिस्कवरी ऑफर्ड अ प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉनन्ड्रम। द पीस ऑफ द पजल वॉज कॉल्ड माइक्रो आरएनए, अ न्यू क्लास ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन। सो जो माइक्रो आरएनए है उसकी डिस्कवरी के थ्रू हमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मिला है कि अलग अलग सेल में जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल सेम है उसके बाद भी उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और अलग अलग ऑर्गन उससे बन रहे हैं और कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन रही है। सो जो पजल पीस था वो क्या था? माइक्रो आरएनए था। और माइक्रो आरएनए एक क्रूशियल आपका मॉलिक्यूल है जो कि जीन रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। It is well known that the human genome codes for over 1000 microRNAs. Genetic information flows from DNA to messenger RNA via a process called transcription and then on to the cell for production of protein. There mRNA are translated so that proteins are made according to genetic instruction stored in DNA. The key is in the precise regulation of gene activity so that only the correct set of genes is active in each specific cell type. ठीक, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन अगर जिस तरीके से आपका डीएनए इंस्ट्रक्शन देगा उसी तरह का प्रोटीन बनेगा और उसी तरीके के फिर ऑर्गन्स बनेंगे। चीज़ें क्लियर? सो यहाँ पर हो क्या रहा है इसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है? mRNA। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को जानकारी होगी। जब डीएनए से mRNA बनेगा, ये mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेज लेकर आता है। और मैसेज क्या लेकर आता है? इंस्ट्रक्शन लेकर आता है। इंस्ट्रक्शन अपने साथ में लाता है और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। ये जो मैसेज मिलता है उसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इस मैसेज के थ्रू पता चलता है कि हमें कौन सा प्रोटीन फॉर्म करना है। सो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इस बीच में कौन सा प्रोटीन बनेगा, यहाँ पर माइक्रो आरएनए का रोल आता है। जीन रेगुलेशन में माइक्रो आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कैसे होता है ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये mRNA है। अब mRNA में हमें चूँकि इंस्ट्रक्शन आ गया है, हमें एक सर्टेन प्रोटीन बनाना है, तो आपके कुछ जीन ऐसे होंगे जिसका हम एक्सप्रेशन चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये जीन जो है अपना काम करे, लेकिन कुछ सेट ऑफ जीन ऐसे होंगे जिसको हम चाहेंगे कि वो अपना वर्क ना करे। और यहाँ पर जो माइक्रो आरएनए है वो इन जीन्स के साथ जो है क्या कर लेता है? अटैच हो जाता है और ये जीन्स जो है साइलेंट हो जाते हैं। इसे साइलेंसिंग बोलते हैं। सो ये जीन्स अपना काम नहीं कर पाएंगे, ये जीन अपना काम कर पाएंगे। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा एंड देन आपका जो भी प्रोटीन है उससे आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स डेवलप होंगे। चीज़ें क्लियर है? सो यहाँ पर आपका माइक्रो आरएनए का रोल होता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो जीन रेगुलेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो माइक्रो आरएनए। हमारे लिए ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, किस तरीके से ये अटैच होता है, ये सब नहीं जानना है। एक ओवरव्यू आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है और उसकी एप्लीकेशन। इफ़ द जीन रेगुलेशन गोज आवरी इट कैन लीड टू सीरियस डिसीज। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्टिविटी हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर मैनी डिकेड्स। अगर जीन रेगुलेशन प्रॉपरली नहीं होता है तो हो सकता है कि आपको डिसीज़ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज हो तो अब हम क्या कर रहे हैं? जीनोम को रीड और राइट कर ले रहे हैं। रीड और राइट मतलब हम जीन्स में जितने भी जीन्स हैं
उसको समझ पा रहे हैं कि एक जीन्स का क्या फंक्शन है, एक पर्टिकुलर जीन का क्या फंक्शन है। अगर आपको कोई डिसीज़ हो रही है तो वो किस जीन्स में खराबी के कारण हो रही है, किस जीन्स में म्यूटेशन के कारण हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको अगर कैंसर हो जाता है किसी को भी, तो वो एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन के कारण हुआ होगा। उस जीन में पर्टिकुलर जीन अगर हमें पता चल जाए कि किस जीन में प्रॉब्लम है, तो हम उसे एडिटिंग कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, साइलेंसिंग कर सकते हैं। सो जो साइलेंसिंग है वो माइक्रो आरएनए के थ्रू की जा सकती है। सो अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी होती है ना जीन रेगुलेशन प्रोसेस में, और आपका जो गलत जीन है वो एक्सप्रेस हो जाता है, तो ऐसे में डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। सो ये एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस होती है। कुछ भी अगर चेंज हुआ, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो आपको एक डिसीज़ हो सकती है। सो डिसीज़ को ठीक करने में भी माइक्रो आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। थाउजेंड ऑफ माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस होते हैं इनिशियली, लेकिन प्रोसेस में बाद में चल करके ऑलमोस्ट 20-30 जो माइक्रो आरएनए हैं वो मतलब इनिशियली जो प्राइमरी माइक्रो आरएनए हैं वो 1000 के अराउंड होते हैं। उसके बाद जो फाइनली बचते हैं प्रोसेस में जो यूज़ होते हैं वो 20-30 माइक्रो आरएनए के पास होते हैं, आसपास ही होते हैं। ठीक, अब जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो 1 mm लॉन्ग राउंड वॉर्म के ऊपर किया था। ये आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार आपको है ना पूछ सकते हैं, पैराग्राफ में पूछ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख दिया जाएगा कि 1 mm लॉन्ग राउंड वॉर्म पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सारी चीज़ें देखी गई। तो आपको पूछा जाएगा कि ये किस साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है या फिर किसकी डिस्कवरी की बात हो रही है। सो ये एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर बहुत मतलब ज़्यादा टिपिकल चीज़ें लिखी है, हम उसमें नहीं जाएंगे, उतना डिटेल आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से माइक्रो आरएनए वर्क करता है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। नाउ कुछ एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं, और यहाँ से कुछ स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। सो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स फाउंड दैट सिंगल माइक्रो आरएनए कैन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मैनी डिफरेंट जीन। इसका मतलब क्या है, एक सिंगल माइक्रो आरएनए कई सारे डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकता है। कन्वर्सली सिंगल जीन कैन बी रेगुलेटेड बाय मल्टीपल माइक्रो आरएनए, मतलब कई सारे माइक्रो आरएनए से भी सिंगल जीन रेगुलेट हो सकता है, और एक माइक्रो आरएनए कई सारे जीन्स को भी रेगुलेट कर सकता है, देयर बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइन ट्यूनिंग एंटायर नेटवर्क ऑफ द जीन्स। तो इस यहाँ पर जो माइक्रो आरएनए है उसकी फाइन ट्यूनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटायर नेटवर्क ऑफ जीन्स में। एक्सटेंसिव रिसर्च ऑल्सो yielded knowledge that cells and tissue do not develop normally without माइक्रो आरएनए, है ना। तो ये भी नॉलेज हो गया है, एविडेंस इसके प्रॉपर आ चुके हैं कि सेल और टिश्यू तब तक फॉर्म नहीं होते जब तक कि माइक्रो आरएनए प्रेजेंट नहीं है। माइक्रो आरएनए रहेगा तभी जो है आपके सेल्स और टिश्यू क्या हो पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे। एबनॉर्मल रेगुलेशन बाय माइक्रो आरएनए कैन कंट्रीब्यूट टू कैंसर। अगर एबनॉर्मल रेगुलेशन होता है माइक्रो आरएनए के कारण तो फिर कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। And mutation in gene codings for microRNA have been found in human, causing conditions such as congenital hearing loss, eye and skeleton disorder. Mutation in one of the proteins required for microRNA production result in a DICR1 syndrome, a rare but severe syndrome linked to cancer in various organ and tissue. So, जो माइक्रो आरएनए है उसके प्रोडक्शन में अगर जीन्स कोडिंग में किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाता है तो उसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे कि कंजेनियल हियरिंग लॉस हो सकता है, आई एंड स्केलेटन डिसऑर्डर हो सकता है, और म्यूटेशन अगर किसी प्रोटीन में जो कि माइक्रो आरएनए के प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, अगर प्रोटीन में म्यूटेशन होता है तो आपको सिंड्रोम हो सकता है DICER1। एक रेयर सिंड्रोम है लेकिन ये कहीं ना कहीं कैंसर से लिंक्ड है ना। तो इसके कारण आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं इन वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यूज़। क्लियर है क्या? सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आपको माइक्रो आरएनए काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एक और बार अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं अगले वीडियो में भी आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो डाउट क्लियर कर दूंगा। आइए ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है हाउ विल टेक रीशेप प्रोटीन स्टडीज़। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। 2024 किसे दिया गया है, किस लिए दिया गया है, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। पिछले आर्टिकल की तरह ये आर्टिकल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। शुरू कर लेते हैं। कंटेक्स्ट देखेंगे सबसे पहले। द 2024 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री वॉज जॉइंटली अवॉर्डेड टू डेविड बेकर फॉर हिज वर्क ऑन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन and to Demis Hassabis and John Jumper for developing technologies to predict the structure of protein. सो जॉइंटली अवार्ड दिया गया है केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ में। किस किस को दिया है? डेविड बेकर को और डेमिस हसाबिस एंड जॉन लंपर को। इन तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेट में पूछा जा सकता है। डेविड बेकर को क्यों दिया गया है? फॉर हिज वर्क ऑन कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, ये आपको याद रखना है। और डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर को क्यों दिया गया है? इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जिसके थ्रू प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब ये सारे एस्पेक्ट समझेंगे तब आपको क्लैरिटी होगी कि ये क्या है। ठीक, प्रोटीन अनफोल्डिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसे अभी डिटेल में समझेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं व्हाई आर प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट। तो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट क्यों है ये तो आप पहले भी जानते होंगे। अभी मैंने आपको बताया था DNA से क्या बनता है? mRNA, और उसके बाद क्या सिंथेसिस होता है? प्रोटीन। अल्टीमेटली गोल क्या है? प्रोटीन बनाना। क्यों प्रोटीन बना रहे हैं? पूरे बॉडी के पार्ट्स ऑलमोस्ट प्रोटीन से ही तो बन रहे हैं। हेयर हो गया, स्किन हो गई, आइज़ हो गई, तो बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स आपके, इवन मसल्स भी आपकी प्रोटीन से बनती है। सो जो प्रोटीन है, ऑल लाइफ रिक्वायर्स प्रोटीन एंड ऑल द प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। While there are many types of amino acid in nature, only 20 of them in different combination make up all the proteins in human body। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये प्रीलिम्स वाला स्टेटमेंट है यार। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। हो सकता है आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में ना पूछे, प्रोटीन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो बहुत सारे अमीनो एसिड्स नेचर में ज़रूर मिलते हैं, बहुत टाइप्स के, लेकिन टोटल 20 ऑफ देम ऐसे हैं जिनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ह्यूमन बॉडी के सारे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक, अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन टिश्यूज दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। They are catalyst in biochemical reaction, move molecules across biological membranes, control muscle contraction that let us move around and have our heartbeats, helps cell communicate to perform their tasks। So यहाँ पर प्रोटीन के फंक्शंस दिए हुए हैं। प्रोटीन के फंक्शन क्या है? एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। सो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट का काम कौन करता है? प्रोटीन काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स है उसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। उसके बाद आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। सो जो हमारा हार्ट बीट हो रहा है ना, पंप होता है, मसल आपके जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, ये हार्ट बीट किसके कारण हो रही है? वो एक प्रोटीन के कारण ही हो रही है। और इसके साथ साथ ये बहुत सारे टास्क करने के लिए कम्युनिकेशन का भी काम करता है। ठीक, सो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन का फंक्शन हो जाएगा। इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है कंसर्न्स टू एरिया इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन रिसर्च। फर्स्ट इज़ प्रोटीन डिज़ाइन एंड सेकंड इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक, ये दो एरिया में रिसर्च के कारण इस बार जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। डेविड बेकर को डिज़ाइन में और जो आपके जॉन जंपर हैं एंड डेमिस हसाबिस है, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके थ्रू प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें पता चल सकता है। व्हाट इज़ प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम? अब प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं।
A protein has many identities, and one of them depends on the arrangement of its amino acids in the three dimension of space. है ना, प्रोटीन की बहुत सारी आइडेंटिटीज़ है, लेकिन अब आपका जो प्रोटीन है वो इन्हीं 20 कॉम्बिनेशन से बन रहा है। सो एक सर्टेन स्ट्रक्चर ले लेता है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, हमें नहीं पता प्रोटीन कैसा स्ट्रक्चर लेगा, लेकिन जिस तरह का वो स्ट्रक्चर लेता है उसी तरह के वो फंक्शन करता है ना। सो जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से वो कंबाइन कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर ले रहा है, उसी से हमें उसका फंक्शन पता चलता है। सो बहुत सारी आइडेंटिटी है प्रोटीन की, और उसका जो अमीनो एसिड का जो 3D अरेंजमेंट है, वो जो 3D स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है प्रोटीन की। In 1962, University of Cambridge researchers John Kendrew and Max Perutz won the Chemistry Nobel Prize for elucidating the first 3D model of hemoglobin and myoglobin, both proteins, using the X-ray crystallography. So पहली बार जो है प्रोटीन की जो 3D पिक्चर आई थी वो हीमोग्लोबिन की आई थी, मायोग्लोबिन की आई थी, और उसे एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के थ्रू इलूशिडेट किया गया था, और जिन साइंटिस्ट ने किया था उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब कई मेहनत और रिसर्च करने के बाद वो लोग 3D मॉडल बना पाए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का। One of the breakthrough arrived in 1969 when scientists found that the protein does not try to bend into different shape. It somehow knows the shape it needs to have and rapidly fold itself to acquire it. 1969 में एक और ब्रेक थ्रू हुआ जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो प्रोटीन है वो अपने आप को डिफरेंट शेप में बेंड नहीं कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता होता है कि उन्हें किस शेप में बेंड होना है। जब वो फॉर्म हो रहे होते हैं तभी उन्हें पता होता है कि उनका कौन सा शेप होने वाला है, और वो फटाफट वो स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं। द मिस्टीरियस नेचर ऑफ दिस नॉलेज ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। सो प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। किस स्ट्रक्चर में प्रोटीन फोल्ड होगा ये कैसे पता चलेगा, ये अगर हमें पता चल जाए तो हमें प्रोटीन का फंक्शन पता चल सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा टास्क था, ठीक। बाय द लेट 2010 साइंटिस्ट हैव वर्क आउट द स्ट्रक्चर ऑफ अराउंड 1.7 लाख प्रोटीन, अ लार्जेस्ट नंबर येट स्टिल स्मॉल कंपेयर टू रफली 200 मिलियन प्रोटीन्स इन नेचर। 200 मिलियन प्रोटीन्स हैं और 2010 तक हमने 1.7 लाख प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वर्कआउट कर लिया। कौन से प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर होता है। द सिचुएशन चेंज ड्रास्टिकली अराउंड 2018। 2018 के बाद से ये जो सिचुएशन है वो ड्रास्टिकली बदल गई। कैसे बदल गई? अल्फ़ा फोल्ड के कारण। Hassabis co-founded DeepMind in 2010, which Google acquired in 2014. So DeepMind अब किसकी कंपनी है? गूगल की कंपनी है, जिसे किसने को फाउंड किया था? हसाबिस ने, जिन्हें अभी नोबेल प्राइज़ मिला है। Here, Hassabis and the colleagues unveil AlphaFold in 2018. So जो डीप माइंड कंपनी थी उन्होंने AlphaFold मॉडल बनाया जो कि एक डीप लर्निंग मॉडल था। ये AlphaFold डीप लर्निंग मॉडल, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। किस तरीके से AI जो टेक्नोलॉजी है वो मेडिकल स्पेस में नई नई डिस्कवरी कर रही है और कई तरह की क्रूशियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मिनटों और घंटों में सॉल्व किया जा पा रहा है। अल्फाफोल्ड इज़ अ डीप लर्निंग मॉडल टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन। सारे प्रोटीन का अब स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया जा सकता था। डीप माइंड ने उसका सक्सेसर लॉन्च किया अल्फाफोल्ड 2.0 इन 2020, जो कि कहीं ज़्यादा सुपीरियर था। व्हेन इट वाज एबल टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स विथ एन एक्यूरेसी कंपेरेबल टू दैट ऑफ एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। सो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी से बहुत समय के बाद, कई मशक्क़त करने के बाद आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता कर पाते हैं और एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ। अब जो अल्फ़ाफोल्ड 2.0 थी वो भी इसी एक्यूरेसी के साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या कर पा रही थी? प्रिडिक्ट। जंपर लेड द वर्क ऑन अल्फ़ाफोल्ड 3। जो जंपर थे सेकेंड साइंटिस्ट जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला है अभी। इन्होंने अल्फ़ाफोल्ड 3 पर काम किया है विच कैन प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्रोटीन एंड हाउ टू प्रोटीन्स और अ प्रोटीन एंड अनदर मॉलिक्यूल माइट इंटरैक्ट। ठीक। सो जो अल्फ़ाफोल्ड 3 मॉडल बनाया गया इसमें वेरियस प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किया जाएगा
कैसे दो प्रोटीन या फिर एक प्रोटीन और दूसरा मॉलिक्यूल कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। दिस मॉडल्स आर केपेबल ऑफ डिड्यूसिंग द 3D शेप्स ऑफ मोस्ट प्रोटीन इन द मैटर ऑफ आवर्स। सो कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें, 1960 में कई साल लग गए थे दो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता करने में, अब कुछ घंटे में हज़ारों प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हो। However, they have not been able to say why a protein prefers a particular shape. Scientists have thus said it can help them test their hypothesis. Making sense of them is still the task of humans. So जो मशीन है वो ये तो बता सकती है कि प्रोटीन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन वह ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है ये प्रॉब्लम अभी भी ह्यूमंस के लिए बनी हुई है, अभी भी मशीन नहीं बता रही। सो ह्यूमन को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, सब कुछ मशीन के भरोसे नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन डिज़ाइन। सो अभी हमने क्या पढ़े, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया, प्रोटीन डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन डिज़ाइन के लिए किसको मिला है, बेकर को मिला है। ठीक, बेकर डेवलप टूल साइंटिस्ट यूज टू डिज़ाइन न्यू प्रोटीन विथ स्पेसिफिक शेप्स एंड फंक्शंस। सो बेकर ने क्या किया है, ऐसे टूल्स को डेवलप किया है जिसके थ्रू न्यू प्रोटीन्स को डिज़ाइन किया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हिज फर्स्ट नोटेबल वर्क वॉज इन 2003 व्हेन ही लेड अ टीम टू क्रिएट अ नोवल प्रोटीन एंड डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर यूजिंग अ bespoke कंप्यूटर प्रोग्राम दे हैड डेवलप इन 1999 कॉल्ड रोसेटा। सो उनका जो फर्स्ट नोटेबल वर्क था वो 2003 में था, जब उन्होंने पहली बार एक नॉवल प्रोटीन बनाया, एकदम नया प्रोटीन बनाया और उसका स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन किया गया किसके थ्रू, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जिसका नाम था रोसेटा। और जो रोसेटा का आउटपुट था वो ऑलमोस्ट एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के आउटपुट से मैच खा रहा था, जो कि बहुत रिमार्केबल चीज़ थी। नेक्स्ट है, जो डिज़ाइन किया जा रहा है प्रोटीन उसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है यार। जैसे कि 2022 की बात करते हैं, जो बेकर की टीम है उन्होंने एक एंटी वायरल नेसल स्प्रे डेवलप किया था टू ट्रीट कोविड-19। अगर आपको याद हो तो ये एंटी वायरल नेसल स्प्रे उस समय आया था। At its heart were protein. The team designed using computational method in the laboratory to stick to vulnerable sites on the viral surface and target the spike protein. So ये जो एंटी वायरल नेसल स्प्रे था ये प्रोटीन के थ्रू ही बनाया गया था, एक प्रोटीन डिज़ाइन किया गया था कंप्यूटेशनल मेथड से, जिसके थ्रू जिसका मेन टारगेट क्या था कि जो वनरेबल साइट्स है वायरल सरफेस की वहाँ पर जाके ये स्टिक हो और जो आपका कोविड-19 का प्रोटीन है उसको टारगेट करे, जिसके थ्रू जो है कोविड को क्या किया जा सकता था, ठीक किया जा सकता था। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव बीन एक्सप्लोरिंग नोवेल प्रोटीन डिज़ाइन फॉर द यूज़ एज अ बायोसेंसर टू मॉनिटर सेव ब्लड ग्लूकोज लेवल इन पीपल विथ डायबिटीज़। सो इस तरीके की आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। अलावा जो बेकर की टीम है वो न्यू एंजाइम्स भी बना रही है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में सपोर्ट करते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको मेंस में पूछी जा सकती है, इसकी एप्लीकेशंस यार। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।